साथी नदीम भाई, खालिद सैफी भाई, उमर, शारिक भाई, मंच पर उपस्थित सभी साथी और आप सभी भाई बहनों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। सबसे पहले तो यहां के मियां भाई और मोदी दोनों के लिए मेरा एक मैसेज है। तंजीमों और फिकों को छोड़कर सिर्फ मुसलमान बन जाओ। तंजीमों और फिरकों को छोड़कर सिर्फ मुसलमान बन जाओ। मोदी जी तुम भी थोड़ी शर्म करो, अब इंसान बन जाओ। और इतना विनती भी करता हूं कि मानता हूं मैं गुजरात से हूं, लेकिन ठीक ठाक हूं। शारिक भाई, इसका नेटवर्क ही गायब हो गया अब वाले का। तो मोदी जी का गुस्सा हम पर मत निकालिएगा। साथियों, ज्यादातर जब साथी यहां पर मुस्लिम समाज के हैं और चाहे उमर हो, नदीम भाई हो, गुजरात की हमारी टीम हो, एक लंबे अरसे से हम लोग एक दलित मुस्लिम एकता का मिशन लेकर निकले। तब आपके बीच में दिल खोलकर ये कहने का मन करता है कि गुजरात के बनासकांठा जिले की जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस मतक्षेत्र से हम चुनाव जीते, वडगाम, वहां कम से कम 1000 मुस्लिम बहनों ने हम चुनाव जीते उसके लिए रोजे रखे थे। कम से कम 1000 मुस्लिम बहनों ने। और ये इसलिए कि आज जो बात की जा रही है, खौफ से आजादी। साथियों, ये खौफ किस चिड़िया का नाम है, ये गुजरात में हमने बहुत करीब से देखा है। आप कभी एक किताब पढ़िएगा, गुजरात के मुफ्ती अब्दुल कयूम की किताब है। मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब ने किताब लिखी है 11 साल पाक साफ मुक्ति। आपकी जुबान में कहूं तो अल्लाह का नेक बंदा, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था। 11 साल तक उसको मोदी की पुलिस ने जेल में डाल दिया। 11 साल के बाद जब वो जेल से छूट कर आते हैं और एक किताब लिखते हैं 11 साल सलाखों के पीछे, और उसमें उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मी उनको मारते थे, पीटते थे, उनका चमड़ा उधेड़ते थे, उनके नाखून निकाल देते थे और उनकी आंखों के सामने दूसरे मुस्लिम साथियों को नंगा किया जाता। उनके गुप्तांगों के इर्द गिर्द कपड़े की एक थैली लगाई जाती और उसके अंदर बकायदा चूहे छोड़ दिए जाते थे। जब गुजरात में 2002 के दंगों के बाद जो पोटा का काला कानून बना, उस पोटा के काले कानून के तहत भी जिस प्रकार का अमानवीय बर्ताव, कंप्लीटली जिनको बेगुनाह मुसलमान कहे, ऐसे साथियों को जो हम लोगों ने देखा है, तब से हम लोगों ने तय किया था कि गुजरात में हमसे कुछ हो ना हो, इतना जरूर करेंगे कि दलित मुस्लिम एकता का नारा जरूर बुलंद करेंगे। और आज इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि जहां पर भी मैं जाता हूं गुजरात से बाहर या गुजरात के भी किसी इलाके में, तो जितना प्यार और मोहब्बत दलित समाज के भाई बहनों का मिलता है, उतना ही प्यार और मोहब्बत हमको मुस्लिम समुदाय के हमारे सारे साथियों का मिलता है। और यह भी हमको उम्मीद है कि गुजरात की हमारी टीम या यहां पर साथी नदीम भाई, यूनाइटेड अगेंस्ट हंड्रेड की टीम जिस प्रकार से
काम कर रही है और पूरा युवा वर्ग धीरे धीरे करके हम लोगों के साथ जुड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि यदि ये दो समुदाय इस मुल्क में यदि साथ हो जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। आज हम लोग बात करें खौफ से आजादी। साथियों, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ में यदि कोई जी रहा है तो यदि दलित है या मुसलमान है या वो बुद्धिजीवी जो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज से बराबर 2 महीने पहले अंडरवर्ल्ड के डॉन रवि पुजारी ने मुझको लगातार 3 दिन तक जान से मार देने की धमकी दी। और वो जो धमकियों के मैसेज हमको मिल रहे थे उसमें से एक मैसेज ये भी था कि तुम जिग्नेश मेवानी के साथ शैला रशीद और उमर खालिद भी मेरे हिट लिस्ट में हो। और हम लोग देख रहे कि हम तीनों में से एक साथी उमर के ऊपर दिन दहाड़े भर बाजार गोली चलाएंगे। लेकिन आज भी हमको जो लगातार 3 दिन धमकियां मिली, एक बार भी उसमें पुलिस ने हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, ना हमारी सिक्योरिटी को अपग्रेड किया है, ना आज भी उमर को एक भी पुलिस का कांस्टेबल भी उसकी सुरक्षा के लिए देने को तैयार है। उसके पीछे का एक ही मकसद है कि सारे वो लोग जो 2019 के चुनाव के पहले इन संघी भाजपाइयों के सामने उनका मुकाबला करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, उन सारे लोगों को, इन सारी आवाजों को दबाया जाए। भीम आर्मी का हमारा साथी चंद्रशेखर आजाद पिछले 1 साल से जेल में बंद है। उसका क्या कसूर है? 200 पाठशालाएं उसने चालू की यूपी के अंदर। 200 पाठशालाएं चालू करने वाला एक कमिटेड प्रतिबद्ध आंबेडकराइट पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया। यह बात हमको समझ नहीं आती। उमर और मुझे गौरी लंकेश अपना बेटा मानते थे, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया। दाभोलकर जी, कलबुर्गी जी, पानसरे जी को सिर्फ इसलिए मार दिया वो संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लिखते थे या उनके खिलाफ संघर्ष करते थे। तो साथियों, आज की इस नाजुक दौर में फासिलवाद का जो हमला पूरे मुल्क के ऊपर बढ़ चुका है, इस परिस्थितियों में सिर्फ एक ही चीज हमको बचा सकती है कि दलित समाज के लोग, दलितों के अंदर जो उपजातीय है उसको भूलकर दलित बन जाए और मुस्लिम समुदाय के हमारे साथी, हमारे अंदर जो फिरके और तंजीमें हैं उससे ऊपर उठकर मुसलमान बन जाए। यदि हम लोग आपस में बटे रहे तो हमारे सामने जो राज सत्ता एक तांडव करने के लिए तैयार है, उसके पास उतनी सत्ता है, उतनी चर्बी है, पुलिस भी उनकी, फौजी भी उनकी, राज सत्ता उनके पास है, आरएसएस की लाखों कैडर है। तो इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात हम लोगों को जो समझनी है वो ये कि हर कीमत पर हमारी एकता को हम लोग बनाए रखें। आज भी जब आपके बीच में ये बात रख रहा हूं तो मुझे ये भी कहने का मन कर रहा है कि मैंने देखा है कि किसी भी दलित इलाके में जाता हूं या मुस्लिम एरिया में जाता हूं, दलित इलाके में जाता हूं तो उमर की बात होती है, सहारनपुर में जो घर जलाए उसकी बात होती है, चंद्रशेखर को जेल में डाला उसकी बात होती है, मुस्लिम बस्ती में जाता हूं तो उसकी बात होती है कि किस प्रकार से गाय के नाम पे 28 दिन मुसलमानों को मार दिया। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को यह भी नहीं भूलना कि आप दलित हो या मुसलमान, हम सारे लोग मजदूर हैं और इन सारे मजदूर वर्ग को हमारा शोषण करने वाले मालिकों के खिलाफ एक न एक दिन हम लोगों को खड़ा होना है, संघर्ष करना है। मैं देख रहा हूं कि दलितों की बस्ती हो या मुस्लिम समुदाय का इलाका हो, न पीने का पानी का ठिकाना है, न अच्छी सड़कें हैं, न गटर है, न अच्छी शिक्षा है हमारे पास, न चिकित्सा है। ये जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ही हमारे बीच में गाय का मुद्दा लाया जाता है। तो हम लोगों को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट बैनर के तले खौफ से आजादी की तो बात करनी ही है। गाय के नाम पे जिस बेगुनाह
दलित और मुसलमानों को मारा जा रहा है उसकी तो बात करनी ही है, लेकिन साथ साथ इसी बैनर के तले हमारे एरिया के अंदर सड़कें, बिजली, गटर, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो सवाल है, इन सवालों के ऊपर भी हमें फोकस करके एक लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। आज 2019 के चुनाव और हमारे बीच में केवल 6-8 महीने का फासला है। हम लोग जानते हैं कि यदि वो ताकतें जो आज सत्ता पर है, यदि 2019 के बाद दोबारा सत्ता पर आई, तो जो मैं आपके बीच में इस मंच पर से भाषण कर रहा हूं, मेरे सामने आकर मुझे गोली मार सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हम सभी का एक ही कर्तव्य बनता है कि जितने भी लड़ने वाले लोग हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, अब कोई भी जाति और धर्म से बिलोंग करते हैं, सारे मजदूर, मजलूम, गरीब तबकों को एक मंच पर आना पड़ेगा। 2019 और हमारे बीच में केवल 6-8 महीने का फासला है। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे उमर ने बात किया, असली सवाल इस मुल्क के क्या है? असली सवाल यह है कि मोदी जी ने हमको एक प्रॉमिस दिया था कि हर साल आपके लिए 2 करोड़ रोजगार खड़ा करेंगे। आज 4.5 साल हो गए, 4.5 साल के हिसाब से अब तक उनको 9 करोड़ रोजगार खड़ा करना चाहिए था। उसका 1% लोगों को भी आज तक इस मुल्क में रोजगार मिला नहीं। सरकारी आंकड़े कहते हैं केवल 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार मिला। महंगाई 7वें आसमान पर है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है और कारपोरेट कंपनियों का 5,29,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। आज सुबह ही मैं कभी बात कर रहा था कि किस प्रकार के समाज के हम लोगों ने निर्माण किया है कि एक आदमी जिसका नाम मुकेश अंबानी है, वो 27 माल की बिल्डिंग में रहता है, महीने का 17 से 80 लाख उसका बिजली का बिल आता है, लेकिन जिस निर्माण मजदूर के खून पसीने से वो मुकेश अंबानी का बिल्डिंग खड़ा हुआ है, वो बंबई की सड़कों पर नंगा सोया पड़ा है। ये जो असमानता है, उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। आज मुझे यह भी आपके बीच में कहने का मन कर रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पुलिस के साथी भी कब से चक्कर लगा रहे हैं, 10:30 से 10 ऊपर बज गए, आप लोगों भी लंबे अरसे से यहां पर बैठे हैं, लेकिन 2-3 मुद्दे आपके बीच में और भी रखना चाहूंगा। गुजरात में हम लोगों ने देखा है कि जब भी बंदूक की और एनकाउंटर्स की बात आती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग भूल जाते हैं। इसको दोबारा इस वक्त भी याद करने की बहुत जरूरत है। भीमा कोरेगांव का जो चैप्टर बना, उसके पहले जो यलगार परिषद हुआ, उसके मंच पर साथी उमर भी था और हम भी थे, और सारी सेनाओं ने उस प्रकार का एक माहौल खड़ा किया कि हम दोनों के भाषण के चलते ही हिंसा हुई। मैं लगातार सारी न्यूज चैनल में जाकर यह कह रहा हूं कि न्यूज चैनल में तो हर रोज शाम को डिबेट होती है, बड़े बड़े वकीलों को बुलाया जाता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम के रिटायर्ड जजेस को बुलाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। तो क्यों ना एक बार ऐसा हो कि इस न्यूज चैनल की डिबेट में उमर खालिद और जिग्नेश मेवाड़ी दोनों की स्पीच दोबारा एक बार दिखाई जाए, और यदि सारे एक्सपर्ट्स में से एक भी आदमी ऐसा कह दे कि हमारी स्पीच का एक लफ्ज भी उकसाने वाला था, तो मैं जिग्नेश मेवाड़ी इस मंच पर से कहता हूं कि मैं पब्लिक लाइफ छोड़ने को तैयार हूं। एक शब्द हमारी स्पीच में ऐसा नहीं था, लेकिन टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर उमर खालिद और जिग्नेश मेवाड़ी को इस मुल्क की जनता के सामने दुश्मन के तौर पे पेश किया जाए। ये उनकी साजिश है। अब एक नई साजिश लेकर आए तो मोदी जी को मारने के लिए आ रहे हैं। यार, मारा तो दलित और मुसलमानों को जा रहा है, तो उनको मोदी जी मारने के लिए कौन आएगा? लेकिन इस वक्त जहां का जब एनकाउंटर हुआ, तब भी यही स्टोरी आई सामने कि मोदी जी को मारने के लिए आ रहे। जब भोगापुत्र एनकाउंटर की बात आई, तब भी यही स्टोरी आई कि मोदी जी को मारने के लिए आ रहे।
तो जब जब मोदी साहब की पॉपुलैरिटी, जब जब उनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आता है, जब जब उनको लगता है कि उनकी सत्ता हिल रही है, तब अचानक कोई उनको मारने के लिए आ जाता है। गुजरात में जिहादी मारने आते थे, अब माओवादी मारने के लिए आ रहे हैं। तो यह भी एक ड्रामा है, यह भी एक स्टोरी है। दलित आंदोलन को बदनाम करो, ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि दलित जो सड़कों पर इस वक्त उतर रहे हैं, वो अपने आप नहीं उतरे, उनको माओवादी लोग, उनको नक्सलवादी लोग उकसा रहे हैं। तो उन्होंने जो दलितों का चमड़ा उधेड़ा गया, और उस वक्त में जो लाखों दलित सड़कों पर उतरे, वो खुद के कहने पर उतरे थे, किसी नक्सलवादी के कहने पर नहीं। जब रोहित यमुना को सुसाइड करना पड़ा, और उस वक्त इस मुल्क के जो दलित सड़कों पर उतरे थे, तो किसी नक्सलवादी के कहने पर नहीं उतरे थे, अपने खुद के कहने पर उतरे। जब सहारनपुर में घर जाए गए और भीम आर्मी के लोग बाहर आए, तो उनको लगा कि बाहर आने का वक्त है, इसलिए बाहर आए थे, किसी नक्सलवादी ने उनको उकसाया नहीं था। तो दलित आंदोलन को डिस्क्रेडिट करो, उनको बदनाम करो, उमर और हमारी तरह जो संघर्ष करने वाले लोगों उनको डरो, और बीच में बिना फिजूल का मोदी जी को फायदा कराओ, इसलिए स्टोरी बनाओ कि मोदी जी को कोई मारने के लिए आ रहा है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई यही है कि कोई मोदी जी को मारने के लिए नहीं आ रहा है। जीएसटी और नोटबंदी के चलते छोटे व्यापारी को मारा जा रहा है। मोदी जी की आर्थिक नीतियों के चलते बेरोजगार युवा और किसानों को मारा जा रहा है। तो आज साथियों, ज्यादा न कहते हुए यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के जिन साथियों ने इस मंच पर से बात करने के लिए बुलाया, उन सभी साथियों का शुक्रिया अदा। आप सभी भाई बहन जो यहां पर उपस्थित है, लंबे अरसे से बैठे, सभी साथियों को सुना, इसके लिए आप सभी का भी शुक्रिया अदा। और आगे भी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के मंच पर, और जहां पर भी इस मुल्क में दलित मुस्लिम एकता की बात आएगी, किसान मजदूर की एकता की बात आएगी, इन संघ और आरएसएस के सामने लड़ने की बात आएगी, मोदी के सामने इंकलाब करने की बात आएगी, तो मेरा यह वादा है कि आपके बीच में आकर खड़ा रहूं। और आखिर में सिर्फ इतना कहेंगे कि मोदी जी राम को बहुत याद करते हैं, लेकिन राफेल के सौदे में जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने और मोदी जी ने हाथ काले किए, यह कहने का मन कर रहा है कि सीता मैया बहुत दुखी है मोदी के काम से, बोले सारे पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। और 4.5 साल का ये मोदी जी का शासन, संघ और भाजपा ने जो दिखाई है चर्बी, गाय के नाम पे 30 से बेगुनाह मुसलमानों को मारना, दलितों का चमड़ा उधेड़ना, उनके घर को जलाना, मनुस्मृति के बजाय संविधान को जलाना, किसानों की आत्महत्या की ओर नजर नहीं करना, बेरोजगारी के सवाल पर नहीं बोलना, महंगाई के मुद्दे पर चुप रहना, ये 4.5 साल का मोदी जी का जो टेरर रहा है, हमको जो उनके शासन के चलते हम पर जो बीती है, कबीर जी की एक बात के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा कि जितना भी मोदी जी हमको रोंद ले, कबीर जी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तो क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। इससे पहले समय हो चुका है, प्रोग्राम खत्म किया जाए। उम्मीद आप तमाम लोगों से ये होगी कि जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं उसमें आपका साथ मिलेगा। साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं अपने साथी मोहित से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ नारों के साथ आज के इस प्रोग्राम को खत्म करें। तो इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम नजरी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, नफरत कभी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खबरदार, खबरदार, मोदी खबरदार, 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 नफरत का खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो। आजादी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे।
मुर्दाबाद। नफरत कभी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसका खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम क्या चाहते हैं? आजादी, नफरत से भी आजादी, खौफ से भी आजादी, भुखमरी से आजादी, भुखमरी से आजादी, गरीबी से आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, हम लेके लेंगे, आजादी, हम छीन के लेंगे, आजादी, हम सड़कों पर लेंगे, आजादी, हम घर में लेंगे, आजादी, मोहल्ले में लेंगे, आजादी, तो RSS से, आजादी, तो RSS से, आजादी, तो मोदी सरकार से, आजादी, तो मोदी सरकार से, आजादी, शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। आजादी, 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 आजादी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कदम कभी लड़ेंगे तुमसे, देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे, देख लिया देखेंगे। तेरी बारी आई है, तेरी बारी आई है, तेरी बारी आई है, तेरी बारी, तेरी बारी, तेरी बारी आई है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमें बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।